किस हिसाब का इकोसिस्टम होता है। ठीक है, फिर कि क्या क्या हमने टाइप देखा था इकोसिस्टम के, क्या टाइप थे इकोसिस्टम के? टाइप क्या थे? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम था एक, एक्वेटिक इकोसिस्टम था इकोसिस्टम के बीच की जगह क्या क्या नाम था? इकोटोन था। आप जरा पहले कॉपी लो, पहले मैं आपको आज लिखवाऊंगा। पहले जिसने ये बात बोल दी अब उसकी तो दिल की तमन्ना आज पूरी होनी चाहिए। चलो खोलो कॉपी। तो फिर कहां से लिखवाया जाए? चलो इकोसिस्टम से लिखो डेफिनेशन। इकोसिस्टम का डेफिनेशन लिखो। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड, एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड as a structural and functional, an ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and the physical environment both interacting and exchanging materials between them, ठीक है। चलो यही फोटो थी, चलो ठीक है। उसके बाद आप नीचे लिखिए कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में पहली चीज आप लिखें एबायोटिक कंपोनेंट। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम में आप सबसे पहले लिखें एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट में आपको पता है क्या क्या चीजें आएंगी। एबायोटिक कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ सॉइल, वाटर, एयर, लाइट एटसेट्रा, ठीक है। उसके बाद आप लिखिए एबायोटिक components are the most important determinants of where and how well an organism exists in its environment, ठीक है। of where and how well an organism exists in the environment, ठीक है। पेन चलता रहेगा तो आपको भी मुझे लग रहा है ऐसे थोड़ी एनर्जी सी रहेगी, है ना, पेन चला रहे। चलिए ठीक है। तो अब आप मुझे, ये मैंने आपको 2-3 चीजें लिखवाई, अब आप मुझे रिव्यू दें कि आपको कैसा लग रहा है क्लास में बैठ के। मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता ऐसा क्लास में पढ़ाने। क्या लिखोगे आप? ऐसे है कुछ इसमें लिखने वाला? आप कुछ मत लिखो, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको भी ज़्यादा ज़रूरत है कि आप, मुझे नहीं पता अब किसने बोला था, क्या बोला था, मैं उस वाली चीज़ में नहीं जाना चाहूँगा, ठीक है। पर मैं कोशिश करूँगा कि आज की क्लास में अगर मुझे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। हाँ, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, जैसे कल की क्लास में कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल था, वो मैं आपको अभी लिखवाता हूँ, ठीक है। उसकी एक एक बेसिक जो लाइन है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप ये रिकैप करें क्योंकि एक नया बच्चा है क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखा था? इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसमें देखा था कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, ऑर्गेनिज्म की सेम स्पीशी अगर आगे बढ़ेगी तो पॉपुलेशन बन जाती है। पॉपुलेशन सेम स्पीशी की होगी और अलग अलग स्पीशी की पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट करती है तो क्या बन जाती है?
कम्युनिटी बन जाती है। वहाँ से वो कम्युनिटी एबायोटिक और बायोटिक जो फैक्टर्स हैं उनके साथ जब आगे पीछे इंटरेक्शन करती है तो वो सारी चीज़ें क्या बन जाती है, इकोसिस्टम, ठीक है। और बायोस्फीयर आपको क्या पता था, जो लिविंग एरिया होगा जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है उसको हम क्या बोलते थे, बायोस्फीयर, ठीक है। फिर अलग अलग टाइप का इकोसिस्टम, उसमें लैंड इकोसिस्टम देखा था, एक्वेटिक इकोसिस्टम देखा था। दोनों के बीच की जो ट्रांजिशन वाला पीरियड था, जोन था, उसको हमने क्या बोला था, इकोटोन, है ना। दोनों के बीच का जो ट्रांजिशन वाली फेज थी उसको हमने कहा था इकोटोन। यहाँ पे उसका लिखा है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम, ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक फोटो थी मैंने निकाली, मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, यहाँ पे देखो कहीं पे तो नीश के बारे में बात हुई थी, है ना। फिर हमने देखा था नीश, है ना। और नीश क्या था, इसका आप डेफिनेशन लिख लीजिए, यही वाला डेफिनेशन लिखिए, लिखिए। ईच स्पीशी ऑक्यूपाइज अ नीश इन द कम्युनिटी। ईच स्पीशी occupies a niche in the community. A niche is the role the species plays. A niche is the role. A niche is the role the species play, and includes the type of food it eats. And includes the type of food it eats, where it lives, where it lives, where it reproduces, where it reproduces, and its relationship with other species, and its relationship with other species, है ना। तो नीश के बारे में मैंने आपको डेफिनेशन क्या बताई थी कि क्या होता है, एक स्पीशी का एक क्या फंक्शन है उस पर्टिकुलर जगह में, है ना, वो उसका क्या कहलाता है, नीश, है ना। और नीश के अलग अलग टाइप देखे थे हमने, क्या हैबिटेट नीश देखा था, फिर और क्या क्या देखा था, रिप्रोडक्शन नीश देखा था, ठीक है। वो अलग अलग उसके टाइप देखे थे अपने बुक में, ठीक है। ये क्या चीज थी, नीश। यहां से हम आगे गए थे तो फिर क्या देखा था हमने, बायोम, है ना। यहां से आगे गए थे तो हमने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम। और बायोम एक्चुअल में जगह क्या थी, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो आपका टेरेस्ट्रियल जमीन पर रहने वाला जो आपका इकोसिस्टम है, उसमें बिकॉज ऑफ टेम्परेचर और रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन, है ना, अलग अलग टाइप की जहां पे रेनफॉल हो रही है, अलग अलग टाइप का जहां पे टेम्परेचर है, उस हिसाब से कहां पर किस हिसाब का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, उसी को हमने क्या कहा था, बायोम, ठीक है। तो ये वाली फोटो आपको दिखाई थी, एक जगह पे वेट, एक जगह ड्राई, नीचे हॉट, ऊपर कोल्ड, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पर जो है उस हिसाब का वेजिटेशन उगा है, उस हिसाब के वहां पे फ्लोरा और फोना जो है डेवलप होगा। और यही आज की क्लास भी है, तो इसको हम आगे थोड़ा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। और ज्यादा मैं इसको भी नहीं खींच रहा हूं, आपने क्योंकि पढ़ा है। फिर ये टेरेस्ट्रियल बायोम और इसके अलग अलग टाइप, ये भी आपने देख लिए थे, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सवाना, डेजर्ट, चपराल, टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट, टुंड्रा, हाई माउंटेन और पोलर आइस, ठीक है। फिर ये बायोस्फीयर आपको समझ आ गया, ये सर्कल से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच की जगह जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट कर रही है उसको हमने क्या कहा था, बायोस्फीयर, ठीक है। उसके बाद हमने एनर्जी फ्लो के बारे में देखा था कि इकोसिस्टम आपको समझ आ गया, अब एनर्जी का फ्लो एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है, ठीक है। अब उसमें वही सारी बेसिक सी चीजें थी कि ऑटोट्रॉफ क्या होता है, हेटेरोट्रॉफ क्या होता है, कौन खुद अपना खाना बनाता है, ठीक है, और कौन जो है दूसरों को मार के फिर वहां से एनर्जी उसको आप कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, एक चीज होगी प्रोड्यूसर और एक चीज होगी कंज्यूमर, है ना। ऑटोट्रॉफ जो होंगे वो क्या होंगे, प्रोड्यूसर, और हेटेरोट्रॉफ जो होंगे वो क्या होंगे, कंज्यूमर, ठीक है। अब ये मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं, बस आप ये लिख लो, यही नोट्स हैं आपके, ठीक है। आप ऐसे लिखो कॉपी में, आप ऐसे लिख लो, जिसको लिखना है वो ऐसे लिख लो ना, ऐसे ऑटोट्रॉफ क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स, और फिर यहां पे क्या बन गया, हेटेरोट्रॉफ्स, कंज्यूमर, बन गया नोट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, ये डायग्राम से हमने देखने की कोशिश की थी कि कैसे एनर्जी का फ्लो होता है इन एन इकोसिस्टम, ठीक है। तो वही लिखा है, सोलर एनर्जी वहां गिरती है, और इस फोटो से हमने देखा था, ठीक है, कि कैसे वो जो पेड़ है उस पे हमने बोला था कि सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो सन की रेज जो है वो आपके पेड़ पे गिर रही है, और पेड़ पे जो है वो प्लांट आपका प्रोड्यूसर है, उसके बाद आपके प्राइमरी कंज्यूमर जो कि कौन है, हर्बीवोर। फिर हर्बीवोर से आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, जो कि क्या आपके स्मॉल कार्निवोर, जैसे वो आपका सांप है तो वो किसको खा लेगा, खरगोश को, ठीक है, यही बात थी। उसके बाद हमने उससे आगे गए थे तो क्या देखा था, टेरेस्ट्रियल
मतलब टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है, जो कि क्या है, लार्ज कार्निवोर। जैसे इस केस में कौन है, वो ईगल, ठीक है, तो जो ईगल है वो क्या है, लार्ज कार्निवोर, ठीक है, वो किसको खा लेगी, सांप को, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक एनर्जी का फ्लो आपको दिखाने की इस पिक्चर में कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसके नीचे दो कलर आपके अलग अलग बने थे, रेड और ब्लू, ठीक है। रेड क्या था आपका, एनर्जी फ्लोइंग थ्रू द सिस्टम, ठीक है, और ब्लू क्या था आपका, एनर्जी जो कि आपकी लॉस होती है, ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन द सिस्टम। अब एनर्जी लॉस्ट क्यों होती है इन द सिस्टम, इन द फॉर्म ऑफ हीट, जो है आपकी एनर्जी कभी भी जो है आपके अंदर से भी जो है एनर्जी लूज हो रही है, कल मैंने आपको ये चीज बताई थी, ठीक है। एनर्जी जो होती है इट कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, ठीक है। और उस ट्रांसफर वाले फेज में कुछ एनर्जी जो होती है वो हीट के फॉर्म में जो है वो लूज हो जाती है। बस वही ये पिक्चर आपको दिखा रही थी, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है आपको, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है, आप बेसिक ये तो बिल्कुल एकदम 10th क्लास का जो है साइंस है, ठीक है। अभी तक तो कुछ ये इन्वायरमेंट है ही नहीं, है ना, ये अभी अपना अपन ने इन्वायरमेंट अभी शुरू नहीं किया, ये तो साइंस है थोड़ा सा। फिर एनर्जी जो है उसकी डायग्राम दिखाई है क्या, सोलर एनर्जी, वो प्लांट से गया प्राइमरी कंज्यूमर में, वहां से गया सेकेंडरी कंज्यूमर में, और कुछ एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, लूज हो रही है, ठीक है। फिर ये 10% वाला रूल था, जो कि आपको पता है कि एक जगह से दूसरी जगह जब आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सिर्फ उसका 10% जो है वो आगे एनर्जी ट्रांसफर होती थी। तो ये फोटो आपको एक्सप्लेन कर रही थी कि अगर सन से प्रोड्यूसर जो आपके प्लांट है वहां पे पूरी की पूरी हीट आ रही है तो 100% कहां पर है, प्रोड्यूसर के पास, और वहां से नेक्स्ट जब लेवल में ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी जाएगी। प्राइमरी कंज्यूमर आपका कौन होगा, हर्बीवोर, है ना, प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, हर्बीवोर। तो हर्बीवोर जब ये चीज किसी प्लांट को खाएगा तो कितनी जाएगी उसमें, 10% की एनर्जी। उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जो कि आपका है कार्निवोर, ठीक है, वो जब इस हर्बीवोर को खाएगा तो उसमें उसका 10%, तो 10% का 10% कितना हो गया, 1%, ठीक है। और फिर वो 1% से और ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, 0.1%, ठीक है। तो ये क्या था, एनर्जी का फ्लो, ठीक है, ये भी आपने देखा था। उसके बाद अलग अलग टाइप की आपने फूड चेन देखी थी, ठीक है, अलग अलग टाइप की जो आपने फूड चेन देखी थी उसके दो टाइप थे, ठीक है। अब जिसको लिखना है वो ऐसे करके लिख लो कि ऐसा फूड चेन उसके ऐसे दो टाइप, ठीक है। पहले का नाम क्या था, ग्रेजिंग फूड चेन, ठीक है, और दूसरा क्या है, डेट्रिटस फूड चेन, ठीक है। ये क्या था, कहां से स्टार्ट होती है, आप बोले प्रोड्यूसर या फिर आप बोले यहाँ पे ग्रासलैंड में ये होती है, ठीक है। और ये कहां पर होती है, डेड एंड डिकेड, है ना, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, फूड चेन दो हिसाब की, एक ग्रेजिंग और एक डेट्रिटस। और ग्रेजिंग फूड चेन आपकी, ग्रेजिंग उसके नाम में ही है, ठीक है, तो कहां से शुरू होगी, जहां पे कहीं घास होगा, ठीक है, तो वहां पर आपका क्या होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए। और वही ऐसी कोई फूड चेन आपको कहां मिलती है, जहां पर आपके ग्रास लैंड होते हैं। ग्रास लैंड क्या होता है ना, जहां पर क्या होता है, घास होती है, ठीक है। हमने देखा अलग अलग टाइप के ग्रास लैंड, टेम्परेट ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड देखे है ना, ठीक है। वैसे ही डेट्रिटस, तो वो ये फूड चेन आपको बता रहा है जहां पे डेड और डिकेड और जो मैटर होगा वहां से ये फूड चेन जो है उसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा है कोई डेट्रिटस वहां पर है, फिर उसको वो अर्थवर्म ने खाया और अर्थवर्म को बाकी जो है किसी चूहे हुए ने खा लिया, ठीक है। तो ये क्या था, डेट्रिटस फूड चेन। अब बहुत सारी फूड चेन आपस में जब इंटरमिंगल्ड हो जाती है तो ऐसे फूड वेब बन जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये भी आपने देख लिया था। इसके बाद हमने क्या देखा था, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स आपको क्या चीजें बता रहे थे, इकोलॉजिकल पिरामिड आपको बताता क्या है, एक जगह से दूसरी जगह आपकी एनर्जी जो है वो कैसे ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। आप कॉपी में लिखिए जरा, एक जगह आप ऐसे लिखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, लिखिए इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके आप नीचे लिखिए shows how energy is transferred, shows how energy is transferred from one organism to another, from one organism to another, ठीक है।
द बॉटम ऑफ द पिरामिड, द बॉटम ऑफ द पिरामिड shows the producers, the bottom of the pyramid shows the producers, whereas the top is occupied by the carnivores, ठीक है, ठीक बात है। फिर ये इकोलॉजिकल पिरामिड आपने देखा था, तो वो आपको क्या बता रहा था, सबसे नीचे क्या है, प्रोड्यूसर होंगे, उसके ऊपर क्या होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, उसके ऊपर टर्शरी कंज्यूमर होंगे। प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा तो घास वास पेड़ आपके सबसे ज्यादा, तो उसका बेस उतना ही ब्रॉड होगा। उससे आप ऊपर जाएंगे तो आपको क्या दिख रहे हैं, ग्रास हॉपर, ठीक है। तो ग्रास हॉपर जो है वो उस घास वगैरह को खाएंगे, तो पॉपुलेशन उनकी थोड़ी कम, ठीक है। तो वो पिरामिड का भी जो साइज है ऊपर से नैरो होता जा रहा है, ठीक है। फिर ग्रास हॉपर को आपके ऊपर जो कोई बर्ड बना है वो उसको खा रहा है, ठीक है। तो ऊपर बर्ड्स बने जो कि क्या आपके सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसको खाने के लिए ऊपर कोई बड़ी चील और वल्चर, ठीक है। तो वो आपके क्या है, टॉप कार्निवोर, ठीक है। तो एनर्जी का जो इकोलॉजी का आपका पिरामिड था, ये क्या है, अपराइट वाला था। फिर ऐसे ही एक था जो क्या था, डाउनवर्ड वाला था, ठीक है। डाउनवर्ड वाले में क्या एग्जाम्पल था, डाउनवर्ड वाला एनर्जी पिरामिड जो था, इकोलॉजिकल पिरामिड, उसका एग्जांपल क्या था, ट्री वाला था, ठीक है। डाउनवर्ड वाला जो आपका एनर्जी पिरामिड था, जो कि कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। अब ये डेफिनेशन से इसने क्या बोल दिया कि हमेशा जो नीचे वाली चीज होगी वो क्या होगी, नहीं, प्रोड्यूसर होगी। ये तो बता ही दिया ना, यही बोला है, वहां लिखा है ना, हमेशा जो नीचे वाली चीज होगी वो क्या होगी, और ऊपर वाली चीज जो होगी वो क्या होगी, आप बोले कार्निवोर या फिर क्या, कंज्यूमर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है आपका डाउनवर्ड वाला सेकंड केस है ना, ये आपका अपराइट वाला है, ये क्या आपका डाउनवर्ड वाला था। और डाउनवर्ड वाले का एग्जांपल क्या होता था, ट्री का एग्जांपल होता था, है ना। ट्री का एग्जांपल क्या होता था कि एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ के ऊपर कौन रहते हैं, पक्षी रहते हैं, ठीक है। और उस पक्षी के ऊपर कुछ क्या रहते हैं, पैरासाइट्स रहते हैं, और उस पैरासाइट को खाने वाले और क्या थे, हाइपर पैरासाइट, जो पैरासाइट के ऊपर फीड करते हैं, ठीक है। तो नीचे का बेस जो होगा सबसे ज्यादा नैरो होगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ गया ट्री, ऐसे ही था। इसके ऊपर आपका क्या आ गया, बर्ड, ठीक है। इसके ऊपर आपका क्या आ गया, पैरासाइट्स, और सबसे ऊपर आपके क्या आ गए, हाइपर पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया था, डाउनवर्ड वाला जो एक एनर्जी पिरामिड था, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या देखा था, ये नंबर के हिसाब से था, ये क्या था, नंबर के हिसाब से, एक्चुअल नंबर के हिसाब से, ठीक है। फिर हमने बोला कि भाई नंबर के हिसाब से हमें पता नहीं चलता, हमें क्या करना चाहिए, वेट के हिसाब से भी एक बारी देखना चाहिए, ठीक है। तो उसको हमने बोला था इकोलॉजिकल पिरामिड बेस्ड ऑन बायोमास, ठीक है। इकोलॉजिकल पिरामिड बेस्ड ऑन बायोमास, ठीक है। तो बेस्ड ऑन बायोमास जो था, उसमें कैसे था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, ऐसे था, ग्राम पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप देखेंगे कि भाई किसने कौन जो है पिरामिड में कौन सी जगह ऑक्यूपाई करता है, ऐसे ही था, ठीक है। और उसमें भी आपने देखा था अपवर्ड था एक पिरामिड और एक डाउनवर्ड वाला पिरामिड था, देखा था हमने ये, ठीक है। फिर हमने क्या देखा था, बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। बायो एक्यूमुलेशन आपकी क्या थी कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसमें अगर पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में उसी में बढ़े जा रही है, तो उसको आपने क्या कहा था, बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या थी, अगर पूरी चेन में, फूड चेन में थ्रू हमारे तक आने तक अगर पॉल्यूटेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे करके इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है, उसको हमने क्या कहा था, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक क्या था, बायो एक्यूमुलेशन, तो वो तो सिर्फ उस ऑर्गेनिज्म में सीमित थी, ठीक है। और बायो मैग्निफिकेशन क्या थी, पूरी फूड चेन में जो है उसकी कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की इंक्रीज होती जा रही थी, ठीक है। कॉपी में आप इसका डेफिनेशन भी लिखो बायो एक्यूमुलेशन, बायो एक्यूमुलेशन, increase in the concentration of pollutant in an
ऑर्गेनिज्म, बायो एक्यूमुलेशन, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ अ पॉल्यूटेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और सेकंड आपका क्या है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, वो क्या है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन, ठीक है, इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन अ फूड चेन, ठीक है, आसान चीज। आगे हम गए, ये फोटो से आपको दिखाने की कोशिश की थी बायो एक्यूमुलेशन क्या है, बायो मैग्निफिकेशन क्या है, ठीक है, याद आ रहा है, याद आ रहा है तो फिर आगे बढ़े जल्दी। फिर बायो मैग्निफिकेशन आपकी दिखाई थी किसमें, डीडीटी में, ठीक है, डीडीटी आपका एक पॉल्यूटेंट, ठीक है, और उसमें बायो मैग्निफिकेशन दिखाई थी कि भाई आप वाटर देखें उसका क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, वहां पे 1 नंबर का उसका कंसंट्रेशन है क्या, बायो कंसंट्रेशन, ठीक है, वहां से वाटर से प्रोड्यूसर में गया, फिर वहां से जू प्लैंकटन, फिर वहां से स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश, और उसके बाद फिश ईटिंग बर्ड। तो पानी क्योंकि बहुत ज्यादा है तो वहां पे पॉल्यूटेंट भी है, तो उसका कंसंट्रेशन उस हिसाब से कम है, तो 1 के हिसाब से लिखा है, ठीक है। उसके बाद जू जो आपके प्रोड्यूसर हैं वो वाटर से उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी, ठीक है। उसके बाद जू प्लैंकटन जो है वो प्रोड्यूसर से भी कम होंगे, स्मॉल फिश उससे भी कम होगी, लार्ज फिश तो स्मॉल फिश से भी कम होगी, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है आपकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी पूरे फूड चेन में, और ये आपको क्या दिखा रही है, बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया, पक्का समझ आ गया, पक्का कोई डाउट है तो बताओ, इधर मुझे, इधर आप कोई भी दिक्कत है तो आपको मुझे यहां पे बताना है ना, ठीक है, ठीक बात है। फिर हमने क्या देखा था, पॉपुलेशन का इंटरैक्शन, एक दूसरे से पॉपुलेशन जो है कैसे इंटरैक्ट करती है, उसमें ये वाली फोटो हमने निकाली थी कि भाई प्लस माइनस के हिसाब से देखते हैं कौन कैसे इंटरैक्ट करता है। सबसे पहले जो चीज थी उसको हमने क्या बोला था, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, जिसमें दोनों का ही फायदा हो रहा है, तो दोनों के आप आगे प्लस। अब आप इसी को कॉपी में लिख लो, चलो खोलो कॉपी, खोलो कॉपी, लिखो, सबसे पहला क्या है, म्यूचुअलिज्म, लिखो, लिखा हुआ है, पक्का लिखा है। तो म्यूचुअलिज्म में आप समझें कि क्या है, दोनों ऑर्गेनिज्म जो दोनों स्पीशी है उसको क्या है, बोथ आर बेनिफिटेड, है ना, बोथ आर बेनिफिटेड। और उसका एग्जांपल भी आप कॉपी में लिख सकते थे, क्या था कल हमने देखा, क्रोकोडाइल एंड बर्ड। क्रोकोडाइल एंड बर्ड कैसे हो गया म्यूचुअलिज्म, नहीं हो सकता, कोरल रीफ था उसका एग्जांपल, है ना। क्रोकोडाइल और बर्ड में क्या फायदा है, बर्ड क्रोकोडाइल को बर्ड से, बताओ, क्रोकोडाइल को कोई फायदा है बर्ड से, नहीं है ना, बर्ड को कोई फायदा है क्रोकोडाइल से, नहीं है, मुझे तो नहीं लगता, नहीं है ना। ऐसे उसको मजे लेने हो तो ऐसे घूमने के लिए बैठ सकता है उसकी पीठ पे, तो ऐसे तो कोई फायदा मुझे लगता नहीं है ना, सही बात है, ऐसे उसको थोड़ा जो है गेड़ी वेड़ी मारनी हो तो बैठ सकता है, ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो म्यूचुअलिज्म में हमने क्या देखा था, कोरल रीफ, और कोरल रीफ क्या एग्जांपल थी कि जूज एंथलाई जो है और उसके साथ में कोरल पॉलिप, ठीक है। जूज एंथलाई कोरल पॉलिप को क्या देती है, खाना, खाना देती है, ठीक है, और कोरल पॉलिप क्या देता है, जूज एंथलाई को प्रोटेक्शन देता है, ठीक है, ठीक बात है, बात बन गई। तो ये क्या था, म्यूचुअलिज्म। उसके बाद क्या था, कंपटीशन। अब कंपटीशन में दोनों को ही नुकसान हो रहा है, दोनों स्पीशी को नुकसान हो रहा है। अब ये स्पीशी ए स्पीशी बी, भाई फ्लोरा की भी हो सकती है, फोना की भी हो सकती है, ठीक है। अभी जैसे फोना की या फ्लोरा की आप देखो, जैसे वही इन्वेजिव स्पीशी होती है ना, तो उसमें कहीं पर आ जाती है तो नेटिव स्पीशी के साथ क्या करती है, कंपटीशन करने लग जाती है, किसके लिए, वाटर के लिए, सनलाइट के लिए, वो सारी चीजों के लिए, ठीक है। तो वो एक टाइप से क्या हो गया, कंपटीशन का एग्जाम्पल हो गया, हो गया। आप जैसे कोई भी एग्रीकल्चर में आप कोई भी चीज लगाओ, ठीक है, आपने वीट लगाई, राइस लगाई, उसके साथ क्या है, वीड उग जाती है थोड़ी बहुत, ठीक है, फिर वो क्या करेगी, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए, सॉइल से, पानी के लिए कंपीट करेगी, तो वो क्या बन जाएगा, कंपटीशन। उसमें दोनों को ही नुकसान है, दोनों के आगे माइनस। उसके बाद हमने क्या देखा था, प्रीडेशन, है ना। प्रीडेशन आपको पता है कि जो नॉर्मल आपकी फूड चेन होती है, एक बड़ा कार्निवोर एक हर्बीवोर को खा जाता है, ठीक है। तो हर्बीवोर को जान गंवानी पड़ी, उसके आगे माइनस, और कार्निवोर के मजे तो उसके आगे प्लस, बन गई बात। उसके आगे क्या देखा था, पैरासिटिज्म, है ना। तो उसमें आपको पता है एक पैरासाइट जो होता है वो किसी होस्ट के ऊपर जाके चिपक जाएगा, ठीक है, और उसमें होस्ट को तो नुकसान होता है और पैरासाइट को उसमें फायदा होता है, ठीक है। जैसे उसमें एग्जांपल क्या थी, लीच, हाँ, या फिर क्या,
मस्कीटो, चलो मस्कीटो भी हो सकता है, मस्कीटो नहीं होता, आप समझिए, मस्कीटो नहीं हो सकता। मस्कीटो क्यों नहीं हो सकता? मस्कीटो क्यों नहीं हो सकता? मस्कीटो एग्जाम, जैसे आपने मस्कीटो बोल दिया तो वो पैरासाइट का एग्जाम्पल क्यों नहीं हुआ? बताओ बताओ क्या? हाँ चलो ऐसे बोलो, है ना। मस्कीटो तो क्या आया और एकदम, पैरासाइट तो चिपका रहेगा, है ना। पैरासाइट का मतलब है, पैरासिटिज्म जो है वो होस्ट के साथ जो है जाके अब चिपक गया वहां पर, ठीक है। जैसे वो कुत्ते के ऊपर लग जाती है और बिल्ली के ऊपर क्या, टिक्स, इंसेक्ट्स वगैरह, ठीक है, वो होता है पैरासाइट, है ना। तो वो तो होस्ट को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, ये डिफरेंस है, ठीक है। आगे समझ। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या था? कमेंसलिज्म, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें था वो वाला एग्जाम्पल जो अभी आप बोल रहे थे, है ना। इसमें क्रोकोडाइल नहीं, लेकिन आप क्या, कोई लिविंग, मतलब जो क्या है, कोई जीब्रा या ऐसा कोई जो है बफेलो वगैरह, उसके ऊपर जो बर्ड वगैरह होता है, ठीक है, वो चलते हैं और वहां से इंसेक्ट वगैरह, फ्लाई वगैरह उड़ेगी, तो गाय वगैरह को तो उससे कोई नुकसान नहीं, जबकि बर्ड वगैरह को उससे अपना कोई खाना वाना मिल जाएगा, ठीक है। बड़ी घास के ऊपर जैसे चल रहा है तो उसके बाद वो मर जाएंगे तो पक्षी जाके वहां पे खा लेगा, ठीक है, उसको फायदा। और लास्ट आपका था अमेंसलिज्म, और उसमें एक को नुकसान, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका आंसर क्या था? एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल आपको कल बताया था, एक बड़ा ट्री और एक छोटा ट्री, है ना। बड़े ट्री को कोई जो है उससे नुकसान नहीं होगा, और छोटे ट्री को क्या है, सनलाइट जो है बराबर की नहीं मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन, इसके टाइप, और टाइप के हिसाब से उसके एग्जाम्पल, ठीक है, टाइप्स के हिसाब से उसके एग्जाम्पल, ठीक है। यहां से आप आगे गए थे तो हमने इसका पूरा डेफिनेशन लिख लो आप जरा, पॉपुलेशन इंटरेक्शन लिखो। पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, पॉपुलेशन इंटरेक्शन, population interaction are the effects, are the population interactions are the effects organism in a community, organism in a community have on one another, have on one another, ठीक है। बस इतना काफी है एक लाइन के लिए। उसके बाद हमने देखे थे अलग अलग टाइप के बायोकेमिकल साइकिल्स, है ना। हम क्या देख रहे थे? साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे थे, बायोकेमिकल साइकिल्स। तो सबसे पहले हमने देखा था कि यार एक आपका बायो जियोकेमिकल साइकिल है जिसका नाम क्या है? वाटर साइकिल, ठीक है। अभी चलो वाटर साइकिल को आपने देखा था कि सबसे फोटो में आपको क्या दिखा रहा था? फोटो में आपको क्या दिखा रहा था भाई? एक जगह ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का कुछ रिजर्व है, साइड में क्या है, कुछ तो वाटर स्टोरेज है जो कि कहां पर है? ओशन में है। फिर कुछ वहां पर ऊपर सूरज है तो इवेपोरेशन हो रही है, एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद वो वाटर स्टोरेज इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स, ठीक है, जो कि बारिश करते हैं। कौन सा टाइप के क्लाउड होते थे वो? क्यूमुलोनिम्बस टाइप ऑफ क्लाउड, जो कि बारिश करते हैं, ठीक है। याद आ रहा है? याद आ रहा है? अच्छा, ये वाला बादल है जो कि ऐसा ये वाइट कलर का है और छोटा सा है और ऐसे बॉल की शेप में है, उसका नाम क्या बनेगा? जो बॉल शेप वाला होता है क्लाउड, उसका नाम क्या होता है? चलो ठीक है, देखना घर जाके उसको, ऐसे भूलो मत, है ना। घर पे जाके आप उसको रिवाइज करना। करवाया है ना मैंने आपको फोटो से, सब करवाया है। एक एक चीज करवाइए। ऑल्टो किसको बोलते हैं, निम्बस किसको बोलते हैं, स्ट्रेटस किसको बोलते हैं, करवाया है सब? करवाया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? चलो छोड़ो अभी, ठीक है। उसके बाद क्या बताया? वो बारिश हुई तो एक जगह जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में टेम्परेचर आपका डाउन था, वहाँ पे पहाड़ है, तो उधर बर्फ के फॉर्म में जो है इन द फॉर्म ऑफ आइस एंड स्नो आपका वहाँ पे पानी इकट्ठा है। फिर वो आपका ग्लेशियर मेल्ट करेगा तो वही सारा जो है रन ऑफ के थ्रू नीचे आ जाएगा, ठीक है। यही सारी चीजें लिखी थी किसमें? वाटर साइकिल में, ठीक है। तो इसमें तो कुछ है नहीं इतना फैंसी चीज, ठीक है। नेक्स्ट जो चीज देखी थी हमने क्या थी? वो थी कार्बन साइकिल, ठीक है। तो कार्बन साइकिल में हमने क्या चीज देखी थी कि भाई आप देखिए कि हम जो है एनिमल, हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन जो कर रहे हैं इनहेल,
और कार्बन डाइऑक्साइड कर रहे हैं एक्सेल, ठीक है। तो हमने एक्सेल किया, एनिमल ने रेस्पिरेशन किया, कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर में बाहर एरो की तरफ से बाहर की तरफ चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंबशन। आप घर पे हैं, आपने कोई लकड़ी जलाई, कोई फॉसिल फ्यूल को आपने जलाया, कोई गाड़ी आप चला रहे हैं, ठीक है। उसमें जो भी कंबशन का मतलब क्या होता है, जलना, है ना। कोई भी चीज जब जली, कंबशन हुआ, उसमें से क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो CO2 वहां से इमिट हुआ, वो भी कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में, ठीक है। लास्ट चीज क्या थी, प्लांट जो है क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो आपको पता है जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो क्या करता है, तब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ठीक है, जब फोटोसिंथेसिस करता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन करेगा तो वो भी CO2 जो है उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये साइकिल जो ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। फिर नीचे आपको बता रहे हैं कि भाई अर्थ के क्रस्ट के नीचे कुछ मिनरल फॉर्म में जो है वो कार्बन है। ये मिनरल फॉर्म वाला कार्बन क्या है, कोल, है ना। मिनरल फॉर्म वाला कार्बन आपका क्या हो गया, कोल भी हो गया, और बाकी भी चीजें जिसके अंदर C वाला आइटम लगा होगा वो सारे क्या बन गए, कार्बन, ठीक है। तो मिनरल फॉर्म में जैसे कार्बोनेट्स हो सकते हैं, किसी चीज के हो सकते हैं कार्बोनेट समझ आ रहा है क्या होता है, कार्बोनेट समझ आता है ना क्या होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज के कार्बोनेट, जैसे नाइट्रेट तो कार्बोनेट, सल्फेट, है ना। तो सल्फेट क्या होते हैं, सल्फर के, नाइट्रेट क्या हो गए, नाइट्रोजन के। वैसे कार्बोनेट किसके हो गए, कार्बन के, ठीक है। तो वैसे उस फॉर्म में आपको अर्थ के क्रस्ट के नीचे मिलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बन। और उसके बाद क्या लिखा है, डीके ऑर्गेनिज्म। तो डीके ऑर्गेनिज्म आपको पता ही है, जो कोल आपका कैसे बनता है, कोई भी आपका प्लांट और एनिमल जब बहुत देर के बाद मर जाता है, उसके बाद डीके हो जाता है, तो उसके बीच में क्या बचता है, कार्बन ही बचता है, ठीक है। उसी कार्बन को जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है उस पर टेम्परेचर और प्रेशर जब उसमें चेंज होता है और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा एक साइकिल है जिसको हमने क्या कहा था, कार्बन साइकिल। ये मैं आपको लिखवाता हूं, लिखो कॉपी में। चलो लिखो, लिखो कार्बन, लिखो कार्बन साइकिल। चलो लिखो, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट। विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, अगर ये लाइन पहली लाइन है, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट, क्यों, प्लांट को चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। लिखो आगे, बिकॉज इट इज वाइटल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ, because it is vital for the production of carbohydrates, because it is vital for the production of carbohydrates through photosynthesis by plants, because it is vital for the production of carbohydrates through photosynthesis by plants, ठीक है। उसके आप सेकंड नीचे एक एरो डालो, सेकंड उसका पॉइंट, कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन साइकिल इन्वॉल्व्स अ कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ कार्बन between the atmosphere and the organisms, ठीक है, between the atmosphere and organisms, ठीक है। Carbon from the atmosphere moves to green plant. Carbon from the atmosphere moves to green plant by the process of photosynthesis, and then to animals, ठीक है। full stop. By process of respiration and decomposition of dead organic matter, it returns back to the atmosphere, ठीक बात है। it returns back to the atmosphere, ठीक है। कार्बन साइकिल, ठीक है, इतना काफी है ना, 2-3 लाइन,
काफी है। चलिए नेक्स्ट क्या था, नाइट्रोजन साइकिल। अभी भाई नाइट्रोजन साइकिल था तो आपको बताया था कि नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन क्या है, जैसे कार्बन एक गैस है तो आपको एटमॉस्फेयर में दिख जाएगी, तो नाइट्रोजन भी दिख जाएगी, है ना, दिख जाएगी। तो वैसे क्या बता रहा है कि भाई नाइट्रोजन है, जैसे आपको बता रहा है नाइट्रोजन है, तो इमिशन हुआ किसका, फॉसिल फ्यूल्स का। कहां से, किसी इंडस्ट्री वगैरह से फॉसिल फ्यूल का इमिशन हुआ, वहां से आपकी क्या रिलीज हुई, नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। वहां से वो एरो दिखा रहा है आपको, ऊपर चला गया। उसके बाद क्या दिखा रहा है कि वो नाइट्रोजन अगर आपके एटमॉस्फेयर में है, अगर उसका कोई क्लाउड बन गया तो वो कहां चला गया, बादलों में चला गया। फिर उससे आपका क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन हुआ। प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, बारिश के फॉर्म में वो नीचे आ गया, तो वो आपको ऐसा दिखा रहा है बारिश नीचे आ रही है, ठीक है। चलो फिर एक एरो में आपको दिखा रहा है कि गैसियस एटमॉस्फेयर में जो आपका नाइट्रोजन का स्टोर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में जो आपकी नाइट्रोजन होती है, ठीक है। फिर आपको पहले आपको एक चीज बताई कि क्या, वो क्या चीज बताई थी कि नाइट्रोजन जो है उसको सीधा नाइट्रोजन के फॉर्म में जो है हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को पहले क्या करना पड़ता है, फिक्स करना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। नाइट्रोजन को आप सीधा नाइट्रोजन की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, उसका क्या करना पड़ता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी फिक्सेशन करने के 3 तरीके थे। एक क्या था, मैनमेड हो सकता है, ठीक है। मैनमेड फिक्सेशन कैसे होता है नाइट्रोजन का, आपने उसका कोई फर्टिलाइजर बना दिया, यूरिया वगैरह बना दिया, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, NH3, बन गई बात। दूसरा तरीका था फिक्सेशन का कि भाई जो एटमॉस्फेयर में जब होती है उस पर लाइटनिंग जब स्ट्राइक करती है, तो लाइटनिंग की वजह से कुछ जो होता है आपका एटमॉस्फेयर का जो नाइट्रोजन होता है उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाता है, ठीक है। और जो तीसरा तरीका था वो क्या था कि भाई आपके ग्राउंड में कुछ तो बैक्टीरियाज होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो आपके नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। 3 तरीके थे। अभी वही पहला तरीका आपको बता रहे हैं कि भाई गैसियस आपकी जो नाइट्रोजन थी उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक हुई तो क्या हो गया, उसका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, वहां पे लिखा है लाइटनिंग फिक्सेशन, ठीक है। उसके बाद आपको दिखा रहा है एक एरो नीचे, बैक्टीरिया के थ्रू फिक्सेशन, ठीक है। उसके बाद फर्टिलाइजर दिखाया। अब फर्टिलाइजर आपने डाला ग्राउंड में तो उसका क्या हो गया, एक एरो लिखा है रन ऑफ। अब रन ऑफ किस तरीके से हो सकता है, बहुत ज्यादा बारिश होगी या फिर आपने क्या कर दिया, ओवर इरिगेशन कर दिया, तो रन ऑफ के थ्रू जो है आपका नाइट्रोजन जो है वो कहां चला जाएगा, वो साथ में कोई वाटर बॉडी है वहां पे चला गया, ठीक है, ठीक है। और क्या लिखा है, अब फर्टिलाइजर जो था आपका वो मैंने आपको बताया किस फॉर्म में होता है, अमोनिया की फॉर्म में, ठीक है। तो नीचे जैसे लिखे NH4, ठीक है। अभी अमोनिया अगर नीचे है तो मैंने आपको बोला क्या, नीचे आपके कुछ बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो नीचे क्या होगा, अमोनिया का नाइट्रिफिकेशन होगा, तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइट में, जो कि क्या आपका NO2, ठीक है। वापस से उसका नाइट्रिफिकेशन होगा तो नाइट्राइट से नाइट्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा NO3 के अंदर, ठीक है। अभी NO3 जो होगा आपका, अब ये बन गया एक कोई ऐसी चीज जिसको प्लांट भी जो है इनटेक जिसका कर सकते हैं, तो कुछ जो है प्लांट ने वहां से सीधा इसका कंजम्पशन कर लिया इस नाइट्रेट का, ठीक है। कुछ वापस से कुछ डीनाइट्रिफिकेशन वाले बैक्टीरिया होंगे जो क्या करेंगे, इस नाइट्रेट को वापस से तोड़ेंगे और फ्री नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अब जब उसको फ्री नाइट्रोजन के अंदर आप कन्वर्ट कर देंगे तो वापस से वो N2 के फॉर्म में जो है एटमॉस्फेयर में आपको वापस से मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसको आपने क्या बोला था, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। साइड में एक और चीज लिखी है, साइड में क्या लिखा है, यूट्रोफिकेशन लिखा है। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, यूट्रोफिकेशन आपको पता है क्या होता है, यूट्रोफिकेशन ओवरग्रोथ हो जाती है किसकी, ठीक है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं यूट्रोफिकेशन, आप मानो बेसिक की क्या है, अलग अलग टाइप के जो पॉल्यूटेंट बोलो या कोई भी ऐसी चीज जो कि फिर आपके कहां पर आ जाए, वाटर बॉडी में आ जाए और उसकी वजह से एक टाइप का एल्गल ब्लूम टाइप जो हो जाता है उसको आप क्या बोलते हो, यूट्रोफिकेशन, है ना। पुरानी किसी वाटर बॉडी में आप जाते हो, कहीं पर भी जाओ, जैसे आप डल लेक में जाओ, है ना, डल लेक में आप देखोगे आप गए हुए हो और ऊपर जो है उसके वो हरा हरा तैर रहा होता है, ठीक है। फिर वो शिकारा लेके जो है उसको हर दूसरे तीसरे दिन वहां से उसको निकाल रहे होते हैं, निकालते हैं, वही क्या होता है एक टाइप से यूट्रोफिकेशन। क्यों, डल लेक अभी ऐसे बोलने में तो भाई हमारी बहुत अच्छी लेक है वो, पर आपको पता है वो सारा का सारा जो है लोगों के लिए, जिसके घर के पास होती है उसके लिए वो क्या होता है, डंपिंग स्टेशन एक टाइप का, है ना। जिसका घर एकदम डल के साथ लगता होगा तो वो फिर थोड़ी ना कुछ बनाते हैं कि पाइप डाल के जो है आप इसको कहीं और सीवेज बनाओगे, ठीक है, वो डल के अंदर जाता है, ठीक है।
ठीक है ना? ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वो सब सारी चीजें जो है वो किस उससे क्या होता है, एल्गी का फॉर्मेशन। ठीक है, तो वही क्या बता रहे हैं यहाँ पे, यूट्रोफिकेशन। तो लिखो कॉपी में नाइट्रोजन साइकिल। हाँ लिखो, नाइट्रोजन साइकिल, एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट an essential constituent of protein, an essential constituent of protein, and is a basic building block of all living tissue, and is a basic building block of all living tissue. ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो, there is an inexhaustible supply of nitrogen, there is an inexhaustible supply of there is an inexhaustible supply of nitrogen in the atmosphere but the elemental form cannot be used directly by most of the living organisms, ठीक है। उसके नीचे नेक्स्ट पॉइंट, it needs to be fixed, that is converted to ammonia, it needs to be fixed, that is converted to ammonia, nitrites and nitrates before it can be taken up by the plants, ठीक है। ठीक है, नीचे लिखो, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, नाम लिखो कुछ, है ना, सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, certain microorganisms are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ion, ठीक है, are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonium ion. These are nitrifying bacteria, for example, aerobic azotobacter, azotobacter, ठीक है, azotobacter, ठीक है, and anaerobic clostridium, ठीक है। एक क्या है, एरोबिक है, दूसरा क्या है, एनारोबिक है, ठीक है। आपको पता है वो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, एरोबिक और एनएरोबिक में, ठीक है। फिर आप लिखिए अमोनियम आयंस can be directly taken up as a source of nitrogen, by some plants, as a source of nitrogen by some plants, है ना, ठीक है। उसके बाद आप लिखें चलो ठीक है, इतना अभी काफी है इसके लिए।
चलो एक और लिख लो, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स, एक आप और लिखें, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सॉइल नाइट्रेट्स, certain quantity of soil nitrates being highly soluble in water, being highly soluble in water is lost to the system, is lost to the system by being transported away, by being transported away by surface runoff, by surface runoff. There are special denitrifying bacteria, there are special denitrifying bacteria, ब्रैकेट में Pseudomonas, ब्रैकेट में Pseudomonas, which converts nitrate slash nitrite, which converts nitrates slash nitrites to elemental nitrogen, to elemental nitrogen, ठीक है। ठीक बात है भाई, ठीक है। अब आ रहा मजा, कुछ भी नहीं पढ़ा पाया, देखो मैं कितना टाइम हो गया, अभी तो आधा घंटा बचा और कुछ भी नहीं पढ़ा है, ये नुकसान है लिखवाने का। 2 महीना चलेगा आपका एनवायरनमेंट ऐसे तो। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, फॉस्फोरस साइकिल, ठीक है। फॉस्फोरस साइकिल आपको कल ही बता दिया था कि फॉस्फोरस जो है आपका एटमॉस्फेयर में आपको नहीं मिलता है, वो तो कहां पर मिलेगा, उसके रिजर्व्स आपको मिलेंगे ग्राउंड के नीचे, ठीक है। अभी वो अंडरग्राउंड रिजर्व्स हो सकते हैं या फिर क्या हो सकते हैं, अंडर वाटर रिजर्व्स हो सकते हैं, ठीक है। एरो में आपको दिखा रहे हैं कि भाई एक जगह अंडर वाटर फॉस्फेट के रिजर्व्स थे और वो तब तक जब तक कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, वो जो है वो कहाँ रहेंगे, पानी के नीचे ही रहेंगे। फिर कोई जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट हो गया, कोई नए रॉक का फॉर्मेशन हो गया, तो वो क्या हो गया, फॉस्फोरस भी आपका वो नए जो रॉक्स बने ऊपर उसमें आ गया, ठीक है। अच्छा ये एरो ऊपर दिखा रहा है कि जियोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक। अभी ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू रॉक कैसे होता है, क्या होता था, नए रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता था, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ कुछ, तो चलो माना नए रॉक का ऊपर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। चलिए वो फॉस्फोरस जो था आपका ऊपर आ गया, फिर साइड में क्या दिखाया कि कुछ बारिश होगी भाई उसके ऊपर, तो क्या हुआ, बारिश क्या एक इरोडिंग एजेंट है ना। हमने टाइप्स ऑफ इरोजन देखे थे, उसमें एलिमेंट्स देखे थे अलग अलग, कौन है इरोजन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था कि भाई पानी होता है और क्या होता था, हवा होती थी, ठीक है, एयर, विंड, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, इरोजन के एजेंट। तो हमने देखा कि भाई बारिश हो गई, पानी की वजह से वो वेदरिंग हो गया रॉक्स का, और जो फॉस्फेट था उस रॉक के अंदर वो वापस पानी के साथ कहाँ चला गया, वापस वो ओशन के अंदर चला गया, ठीक है। तो एक साइकिल जो था आपका इस तरफ फॉस्फोरस का वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। दूसरा आपको क्या दिखा रहा है कि भाई कुछ अंडरग्राउंड आपके फॉस्फोरस के रिजर्व्स हैं, वो फॉस्फेट की फॉर्म में है, ठीक है, अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व्स, ठीक है। वो बता रहे कि भाई कुछ प्लांट्स जो होंगे ऐसे उनकी रूट वगैरह डीप होगी, तो वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आपका फॉस्फोरस जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। क्या लिखा है, कुछ प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली आपका फॉस्फोरस जो है उसको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब वो प्लांट को किसने खा लिया, किसी एनिमल ने खा लिया, तो वो किस में चला गया, एनिमल में चला गया। फिर वो एनिमल बाद में मर गया, उसका डिकम्पोजिशन हो गया, फिर वो लास्ट में वापस से किस में आ गया, ग्राउंड में आ गया, ठीक है। यही दिखा रहा है। तो फॉस्फोरस में आपको क्या दिख रहा है, एक्चुअल में 2 टाइप के साइकिल चल रहे हैं, ठीक है। क्या चल रहे हैं, 2 टाइप के साइकिल चल रहे हैं। एक साइकिल जो है, जैसे अभी आपने कार्बन साइकिल लिखा, तो पहली लाइन क्या लिखी थी उसकी पढ़िए, इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, लिखा था क्या लिखा, इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन है आपकी, नाइट्रोजन है आपकी, दोनों ही कहां पर होती हैं, एटमॉस्फेयर में आपको दिखती हैं, मिलती हैं, इसीलिए क्या है, उसका इनटेक हो रहा है, वापस से वो बाहर जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रहा है। फॉस्फोरस क्योंकि धरती के नीचे है, ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के साइकिल चलते हैं। एक तो इस साइड वाला है जो कि अंडरग्राउंड वाला है, ठीक है, अंडरग्राउंड, वो थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि कंटिन्यूअस टेंडिंग टुवर्ड्स कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूअस वो भी नहीं है, जिस हिसाब से आपके नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल कंटिन्यूअस है उस हिसाब से ये भी कंटिन्यूअस नहीं है।
लेकिन इन दोनों आपस में ही जो फॉस्फोरस के दो साइकिल हैं उसमें जो अंडरग्राउंड वाला है इट इज मोर कंटिन्यूअस देन अंडर वाटर वाला आपका जो है फॉस्फोरस का रिजर्व, मतलब जो वो उस वाली साइड वाला है जहां से प्लांट ले रहा है और फिर वो एनिमल खा रहा है वो थोड़ा सा कंटिन्यूअस फिर भी दिख रहा है। यहाँ पे तो जब तक कोई जियोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, वो रॉक का फॉर्मेशन नहीं होगा, ऊपर नहीं आएंगे, तो क्या होगा, उतना ज्यादा ये जो है कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, इसलिए जो दो टाइप थे आपके साइकिल के, उसके सेडिमेंट्री वाले जो टाइप होता है उसमें आता है आपका फॉस्फोरस और सल्फर वाला साइकिल। ठीक है, बात समझ आई? लिखना है आपको, लिखिए फॉस्फोरस साइकिल, लिखिए फॉस्फोरस साइकिल। Phosphorus plays a central role. Phosphorus plays a central role in aquatic ecosystems. In aquatic ecosystems and water quality. And water quality. The main storage of phosphorus is the Earth's crust. The main storage of phosphorus is the Earth's crust. On land, phosphorus is usually found. On land, phosphorus is usually found in the form of phosphates. In the form of phosphates. In the ocean, in the ocean, once the phosphorus accumulates in the ocean, once the phosphate accumulates on continental shelves, in the form of insoluble deposits, in the form of insoluble deposits. ठीक है, अब कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है आपको पता है, पढ़ाया ज्योग्राफी में, आपको पढ़ाया गया कॉन्टिनेंटल शेल्फ और कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी जगह होती थी, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कौन सी जगह होती थी, कॉन्टिनेंटल स्लोप पहले आता है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ वैसे पहले आती है? अगर आप लैंड से ओशन की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या आता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, उसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में जो है इसके कुछ आपको रिजर्व दिख रहे हैं। चलो, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। फिर वही फालतू की चीज़ लिखे हैं, इट टेक्स मिलियन ऑफ टाइम, तो यहाँ से वो एक्टिविटी होके ऊपर आएगा। ठीक है, लिख सकते हो ना भाई, आप सबने ग्रेजुएशन कर लिया है ना, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीटेड है ना, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत लिखने की आपको आदत डालनी चाहिए, आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या खत्म हो गया, फॉस्फोरस साइकिल। ठीक है, उसके बाद जाते जाते जो है मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसका नाम क्या था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, तो लिखिए इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। पहले हमने समझा था ना, मैंने आपको कल बता दिया था इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह पे एक की जगह अब कौन सा नया स्पीशी, प्लांट, फ्लोरा, फोना अब उसकी जगह आएगा, है ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था हिस्ट्री में, वॉर ऑफ सक्सेशन, है ना, तो एक की जगह अब किसने ले ली। ठीक है, ऐसे ही बताया था। वैसे ही इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या है कि भाई अब कौन से प्लांट की स्पीशी जो है वो पुरानी प्लांट की स्पीशी को हटा के अब उसकी जगह वहां पर उगेगी। ठीक है, ऐसे ही है, मतलब एक टाइम स्केल में किसी एक जगह कोई एक प्लांट की स्पीशी उगरी थी, अब टाइम बढ़ता गया, ठीक है, और अब उसकी जगह किसी और स्पीशी ने वहां पर ले ली है। ठीक है, इसी चीज को हमने क्या बोला था, इकोलॉजिकल सक्सेशन। ठीक है, जरा देखिए उसका डेफिनेशन क्या है, is a gradual process of change, is a gradual process of change and replacement of some or all the species in a community, of some or all the species in a community। ठीक है, फिर क्या था, नीचे लिखा है can take hundreds or thousands of years, can take hundreds or thousands of year। ठीक है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। फिर आपके बुक में वो डायग्राम बनी थी कि भाई
मैंने आपको कल भी बताया था क्या, सीजनल कोई फ्लावर होगा, सीजनल फ्लावर की जगह कौन ले लेगा, जैसे आगे चल के कोई पेरिनियल प्लांट आ जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें थी जो कि सीजनली उगती थी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इकोलॉजिकल सक्सेशन धीरे धीरे करके हो रहा है। तो जहां पे किसी एक जगह पर पहले, जैसे कोई नॉर्मल जगह आपने देखा, कोई खाली जगह है, ठीक है, वहां पर क्या होता था, आप गए मार्च और अप्रैल के महीने में, वहां पे कोई फूल खिलता था, ठीक है। उसकी जगह आप किसने ले लिए, कोई ऐसा पौधा वहां पर आ गया जो कि पेरिनियल है, ठीक है, सालाना जो है अब वहां पर उगता है, ठीक है। फिर और टाइम स्केल में आप आगे की तरफ बढ़ते रहे और अगर ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का आपका फिनोमिना वहां पर हो रहा है, ठीक है, तो अब वो पेरिनियल जो आपका पौधा था, प्लांट था, उसकी जगह कौन ले लेगा, कोई श्रब आ जाएगी, ठीक है, उसकी जगह कोई बड़ा पेड़ आ जाएगा और लास्ट में कोई एक ऐसा पेड़ आ जाएगा। अब जो है आप बोलोगे ये इकोलॉजिकल सक्सेशन का जो आपका पूरा टाइम फ्रेम था उसका मैच्योर स्टेज आ गई है, ठीक है, क्योंकि अब कोई अगर भारी भरकम पेड़ वहां पर आ गया, कोई हार्डवुड ट्री वहां पर आ गया, तो अब उसको रिप्लेस करना जो है थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो वही जो मैंने आपको कल भी बताया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाली बात है, जो कि फिट रहेगा, एकदम अडेप्ट कर लेगा सारी की सारी कंडीशन को, ठीक है, वो वहां पर जाकर जो है लास्ट स्टेज में एग्जिस्ट करेगा, और वही हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैच्योर स्टेज भी है। बात समझ आई, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, पेड़ बताता हूं, सफेदे का पेड़ होता है, आपको पता है सफेदा, देखा आपने, हाईवे के आगे पीछे बहुत लगा होता था, ठीक है, अभी ये पूरा वाइडनिंग हो रही है तो सारा सफेदा हटा दिया, ठीक है। सफेदा एक टाइप से क्या करता था, कहीं पर भी लगेगा ना तो आगे पीछे सब हट जाता था, वो सिर्फ सफेदे के पेड़ रहते थे, ठीक है, और वो ऐसा है कि भाई गर्मी हो सर्दी हो वो तो खड़ा रहता है, ठीक है, वो एकदम आप मानो कि इकोलॉजिकल सक्सेशन का क्या है, मैच्योर स्टेज पे आ गया, ठीक है। वहां पे पहले कोई और मानो पेड़ नहीं होता था, मानो पहले सारी एक जैसी जगह होगी, कोई वहां से रास्ता भी नहीं जाता होगा, कोई भी जगह नहीं होगी, ठीक है, पहले कोई पौधे होते होंगे, धीरे धीरे करके वहां पे जैसे कभी सफेदे का कोई वहां बीज आया, जैसे भी करके वहां पे पेड़ उगना स्टार्ट हुए, ठीक है, फिर उसी ने उस पूरी जगह को क्या किया, घेर लिया, ठीक है। तो आपके बोलोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में पूरे एक लंबे टाइम फ्रेम में एक मैच्योर स्टेज आ गई जहां पर कोई हार्डवुड एक ट्री आया जिसने अब वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के मैच्योर स्टेज तक उस टाइम स्केल को पहुंचा दिया। अब कोई भी स्पीशी नहीं आएगी जो अब जो है सफेदे को रिप्लेस कर दे, ठीक है, आप समझ रहे हो। तो वो क्या हो गया, मतलब अगर कोई ऐसा ट्री बन गया वहां पर, तो आप बोलोगे इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो अपने एंडिंग स्टेज, मैच्योर स्टेज में पहुंच गई है उस एरिया में। अब कुछ और हो सकता है, किसी नए एरिया में कुछ और हो, ठीक है, बात समझ आ गई। फिर इसमें भी आपको दो टाइप बताए थे, एक क्या होगा प्राइमरी सक्सेशन और एक क्या होगा सेकेंडरी सक्सेशन। वो भी बताया था कि भाई प्राइमरी सक्सेशन वो होगा जहां पर मानो कि जो पहली एग्जांपल ही आपको बताई कि कोई जगह थी, वहां पे कोई पौधा था, उसकी जगह कोई और दूसरा पौधा आया धीरे धीरे करके, जैसे इस फोटो में दिख रहा है ना आपको, इस फोटो में दिख रहा है, स्टार्टिंग में घास है, धीरे धीरे करके वो जो है कोई श्रब है और उसके ऊपर क्या है छोटे पेड़ हैं, फिर उसके बाद लास्ट में दूसरे पेड़ आ गए, ठीक है। तो सेकेंडरी सक्सेशन में क्या कहा था मैंने आपको, सेकेंडरी सक्सेशन वो वाली जगह होगी जहां पर एक टाइम पे कोई तो ग्रासलैंड वगैरह कुछ होता होगा, ठीक है, लेकिन वहां पर अब क्या हो गया, कोई ऐसी फिजिकल कैलेमिटी आ गई, कोई ड्रॉट आ गया, कोई फ्लड आ गया कि वहां पे वो सारी जो वेजिटेशन थी वहां से हट गई, ठीक है। अब जो फिर से शुरुआत होगी इस सक्सेशन की, उसको हम क्या बोलते थे, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है, उसको क्या बोलते थे, सेकेंडरी सक्सेशन। ये चीज आपको समझ आई कि नहीं आई, जरा कॉपी में आप लिखिए प्राइमरी सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन लिख लिया, अब उसके बाद आप लिखिए प्राइमरी सक्सेशन, लिखिए प्राइमरी सक्सेशन। इन प्राइमरी सक्सेशन, इन प्राइमरी सक्सेशन on a terrestrial site, in primary succession on a terrestrial site, the new site is first colonized, the new site is first colonized by a few hardy pioneer species, by a few hardy pioneer species that are often lichen and mosses, lichen और mosses, ठीक है। The pioneer through their death
the pioneer through their death and decay leave patches of organic matter in which small animals can live, ठीक है. The organic matter produced by these pioneer, नहीं क्या बता, the pioneer through their death and decay leave patches of organic matter in which small animals can live, ठीक है. The organic matter produced by these species produce organic which adds during the decomposition, ठीक है. और लास्ट में एक पॉइंट लिखिए आप, द पाइनियर स्पीशी डिसअपेयर as the habitat conditions as the habitat condition changes an invasion of a new species progress leading to replacement of preceding community, ठीक है. और सेकेंडरी सक्सेशन में आप एक नॉर्मल लाइन लिखिए, occurs when plant recognize an area in which the climax community has been disturbed, अभी ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी हैज बीन डिस्टर्ब्ड का मतलब है जो मैच्योर स्टेज में आपकी वहां पर कोई स्पीशी रहती थी. जैसे आपको यही बता देता हूं, अभी जो मैंने आपको नॉर्मल एग्जांपल दी जिसमें चीड़ का पेड़ आया और वहां पर एक इकोलॉजिकल सक्सेशन का मैच्योर स्टेज बन गई, ठीक है. अब उस जगह पर अगर कोई ड्रॉट आता है, कोई फ्लड आता है और वो सारे के सारे जो चीड़ के पेड़ भी जो थे, ठीक है, जो कि वहां की क्या थी, मैच्योर स्पीशी या फिर इसके हिसाब से क्लाइमेक्स स्पीशी है ना, ठीक है. अब वो जब डिस्टर्ब हो जाएगी तो वापस से जो शुरू होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है. बात समझ आ गया? तो खत्म हो गया आपका क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन, उसमें प्राइमरी सक्सेशन और सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है. अब बताइए आप जरा, आपको कोई डाउट है? जो भी वहां पर आएगी ना, मतलब जैसे जिसने शुरुआत कर दी, ठीक है, कोई पाइनियर स्पीशी, पाइनियर किस चीज को बोलते हैं, हिंदी पता है आपको पाइनियर का? शुरुआत होगी जिससे, मतलब एक कोई स्पेसिफिक चीज होगी ना जिससे शुरुआत होगी, आपको नाम पता होगा कि भाई हाँ ये वाली चीज थी यहाँ पे सबसे पहले, और जैसे बहुत सारी स्पीशी थी लेकिन उनमें से एक कोई सिग्निफिकेंट थी. बात समझ आ रही है? बहुत सारी स्पीशी ने शुरुआत की लेकिन उसमें से कोई एक जो थी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट थी, उसको आपने क्या बोल दिया, वहां का पाइनियर स्पीशी, ठीक है. ठीक बात है. अच्छा, अब और कोई आपको डाउट है इसमें? क्या चीज कर सकते हैं? बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर किससे? इकोलॉजिकल सक्सेशन से. कैसे कहना चाह रहे हो, मतलब क्या? किसी एरिया में अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गई ना, हाँ, हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं. मतलब कैसे? इससे, इकोलॉजिकल सक्सेशन से. इकोलॉजिकल सक्सेशन में आप समझो कि जो बाद वाली जो चीज थी वहां पर जो एक वर्ड वहां पे क्या लिखा था, इन्वेजिव स्पीशी, है ना. बस उस वाले कॉन्सेप्ट को पकड़ के आप ये कर सकते हो, जो आप चीज बोलना चाह रहे हो ना,
जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, जैसे वो नीलकुरिंजी वाला आपको एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, दिया था। अगर कोई ऐसी स्पीशी है जो आपको पता है कि भाई बहुत ज्यादा काम की है, ठीक है, अगर उसमें कोई इन्वेजिव स्पीशी आ रही है तो आप चाहोगे कि उस जगह पे इकोलॉजिकल सक्सेशन ना हो। बात समझ आ रही है? अगर कोई ऐसी इन्वेजिव स्पीशी आ रही है जो कि आपकी एक एंडेमिक स्पीशी को रिप्लेस कर देगी, एंडेमिक क्योंकि अब वो वहीं पे मिलती है, ठीक है, तो वहां पर आप नहीं चाहोगे कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन वाला प्रोसेस आगे बढ़े। बात समझ आ रही है ना? लेकिन आप मानो कोई एक बंजर जगह है, ठीक है, जहां पर कुछ भी नहीं उगता है, वहां पर अगर कोई इन्वेजिव स्पीशी आ रही है, उसकी वजह से कोई भी चीज वेजिटेशन वगैरह उग रही है, तो वहां पे आप अलाउ कर सकते हो कि हाँ ठीक है, यहाँ पे तो बंजर जगह थी, यहाँ पे कोई इन्वेजिव स्पीशी आ गई, यहाँ पे उग भी गया, तो हमारे लिए वो कोई नुकसान नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? जहां पे वो इन्वेजिव स्पीशी आकर कोई ऐसे एंडेमिक प्लांट को रिप्लेस ना कर दे जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी था, ठीक है, वहां पे हम चाहेंगे कि वो इन्वेजिव स्पीशी को हम हटा दें और उस जगह पे इकोलॉजिकल सक्सेशन ना हो। बात समझ आई? पक्का समझ आ रही क्या कह रहा हूं? पक्का समझ आ रही है भाई? अगर नीलकुरिंजी प्लांट है और अगर कोई और बाहर से इन्वेजिव स्पीशी आ गई, ठीक है, और अगर उस जगह पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होना चालू हो गया, ठीक है, अब मैंने आपको बताया वो फूल 12 साल में एक बार खिलता है, अगर वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन हो गया, अगर वो फूल ही वहां से रिप्लेस हो जाए, यही है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन, अगर वो फूल वहां से रिप्लेस हो जाए, अब उस जगह पे बायोडाइवर्सिटी रिस्टोर करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, आप समझ रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए नीलकुरिंजी प्लांट जो था वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, उस जगह पे हम क्या चाहेंगे कि ये कोई सक्सेशन वाला काम वहां पे नहीं होना चाहिए, वहां पे हम इन्वेजिव स्पीशी को ढूंढेंगे और उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। जैसे वीट वगैरह में आपको मैंने बोला वीड साथ में उग जाती है, तो आप जो है उसको बार बार बाहर निकालते रहते हो, होता है। लेकिन कोई एक ऐसी जगह जो ऐसी ही बंजर पड़ी थी, अब वहां पे बहुत कोई भी इन्वेजिव स्पीशी उगती रहे और बंजर की जगह वो कुछ इन्वेजिव स्पीशी वहां पे कोई ग्रीनरी कर दे, कुछ भी घास वगैरह होगी तो इंसेक्ट आएंगे, वो धीरे धीरे करके वहां पे एक अपना छोटा बायोडाइवर्सिटी एक इकोसिस्टम हो जाएगा, ठीक है। उस जगह आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ गई? पक्का? अब आप बताइए कि अब आपको लिखना है कि नहीं लिखना है? पक्का? देखो भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूं, लिखने के लिए क्या होता है, लिखाना सबसे ज्यादा आसान चीज है कि नहीं है? मेरे को क्या करना है, बुक खोलनी है और आपको रीड करके आपको बोल देना और आप उसको लिख लोगे, है ना। कुछ उसमें कोई भी फायदा नहीं होता है, इसीलिए मैं कभी आज तक आपको नहीं लिखवाता है, ठीक है। ना मैंने आपको ज्योग्राफी लिखवाई, ना मैंने आपको इकोनॉमी लिखवाई, ठीक है। अभी इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज है, इसमें क्या है कि अलग अलग नाम होंगे स्पीशी के, फ्लोरा के, फोना के, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको अभी जो लिखवाया वो भी मैंने आपको बुक से लिखवाया, ठीक है, वो कोई अलग अलग तो कोई चीज नहीं थी, बुक से ही लिखवा रहा हूँ। जो आपके पास बुक है शंकर आईएएस में भी उसमें से ही लिखवा रहा हूँ, बस मैं आपको छपा नहीं रहा हूँ लंबा लंबा, तो मतलब आप समझ रहे हो, एक एक लाइन नहीं लिखवा रहा हूँ आपको मैं, ये सब एक बेसिक चीज करवा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको ऐसा लगे कि हमारे कोई बहुत खूबसूरत नोट्स बन रहे हैं और बस अब इसमें से एग्जाम आ जाएगा और हम टॉप कर लेंगे, ऐसा सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ठीक है, आपको इसको पकड़ना है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है बस उस चीज को आप दिमाग में रखो। बुक तो आपके पास घर में पड़ी है, पढ़ते रहो बुक आप, ठीक है, बुक खरीदो आप, जिसके पास शंकर आईएएस नहीं है आप उस बुक को खरीदो। कितना भी आपको उस बुक से द्वेष हो, है ना, आपको लगे कि यार मुझे पसंद नहीं है, हर बंदा शंकर आईएएस का नाम लेता है, मैं नहीं पढ़ूंगा ये किताब, है ना, ठीक है। जैसे इकोनॉमी थी तो उसमें रमेश सिंह होती है, मैंने आपको आज तक रिकमेंड नहीं की, बोला मैंने आपको पहले दिन जब इकोनॉमी पढ़ाई थी मैंने बोला था आप रमेश सिंह मत पढ़ो, मैंने जो आपको पढ़ा दिया आप उतना पढ़ लो, आपको क्लास में से जो नोट्स थे वो हम बीच बीच में से कभी कभी देखते थे, इतना आप पढ़ लोगे तो आपका इकोनॉमी कंप्लीट हो जाएगा। पर शंकर आईएएस टू एनवायरमेंट इज जस्ट लाइक लक्ष्मीकांत इज टू पॉलिटी, उसको आप एस्केप नहीं कर सकते, उसी में सारी चीजें दी हैं, आप उसको नहीं खोलोगे तो आपका नुकसान है, आपको खोलना है, ठीक है, ठीक बात है, ठीक है, बात समझ आ गई। तो यहां तक आपका क्या खत्म हो गया, इकोलॉजिकल सक्सेशन, और आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो भी यहां पर खत्म हो गया, ठीक है। अब आप क्या करिए, आपको जब तक नोट्स नहीं मिलते हैं आप शंकर आईएएस जो है वो अपने पास रखो, ठीक है, ठीक है। अगर मैं सेम चीज आपको ये सब खुद पहले एक्सप्लेन करके फिर, जैसे यहाँ पर मैंने आपको लिए ये बुक खोल के रखी थी यहाँ पर, ठीक है, जैसे ये शंकर आईएएस आपके सामने खुली है, ठीक है, मैं यहाँ से आपको मेन चीज वो पढ़ के बताऊंगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं, आप घर पे जाके इसको देख लेना खुद, ठीक है। मुझे लगता है वो एक बेटर तरीका होगा आपके लिए, क्योंकि उससे टाइम बचेगा और मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा 4 चीजें बता पाऊंगा, ठीक है।
ठीक है। अब मैं लिखवाने लगूंगा तो फिर तो पूरा क्लास उसी में जाएगा और फिर ठीक है, ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 2 जो था आपके इसका वो खत्म हो गया, किसका, शंकर आईएएस का। और आपको पता है मैंने वैसे भी आपको बोला इस पूरी बुक को पढ़ने की आपको जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ इसमें से काम की चीज पढ़नी है जो कि एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, आप देखिए इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो देखिए, जो नेक्स्ट चैप्टर है इसका क्या है, वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ठीक है, क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। अब देखो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो सारी चीजें हम पहले जो स्टार्ट जब ये चैप्टर किया था तब हमने वो सारी चीजें देखी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आ रहा था, टेरेस्ट्रियल बायोम, है ना। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या आते थे, टेरेस्ट्रियल बायोम, जिसकी फोटो हमने देखी थी यहां पे। ठीक है, ये सारे क्या है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के पार्ट। ठीक है, अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसमें अलग अलग चीज लिखी है भाई, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सवाना है, डेजर्ट है, हाई माउंटेन है, पोलर आइस है। ठीक है, अब ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है आपका, तो आपको पता है मैंने पहले ही बता दिया कि ट्रॉपिकल मतलब आपका जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है इसको बनने के लिए कौन कौन सी चीजें चाहिए होंगी, एक तो टेम्परेचर अलग होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, रेनफॉल, या उस जगह का मॉइस्चर कैसा है। ठीक है, उस जगह वो जगह ह्यूमिड है या फिर वो जगह ह्यूमिड नहीं है, उस हिसाब से जो थे आपका ज्योग्राफी है ये। ठीक है, ये एनवायरनमेंट का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, मैं तो इसको एनवायरनमेंट का हिस्सा मानता भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने आपको ज्योग्राफी में इससे बढ़िया तरीके से ये सारी चीजें बताई हैं। वापस से आप एक बार रिकॉल करिए, रिवाइज करिए। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, याद करो, याद करो जब टेरेस्ट्रियल, जब हमने क्लाइमेटिक रीजन पढ़े थे दुनिया के, ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्लाइमेटिक रीजन पढ़े, उसी के बाद हमें समझ आया ना कि वेजिटेशन वहां पर कैसी होगी। ठीक है, जब क्लाइमेटिक रीजन हमने पढ़े थे तो सबसे पहले हमने क्या देखा था भाई, कोई जगह होती थी जिसको बोलते थे ट्रॉपिकल रीजन बोलते थे, या सबसे पहले एक जगह होती थी जिसको बोलते थे इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन जो था वहां पर आपके क्या होते थे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, है ना। इक्वेटोरियल रीजन में क्या होते थे, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। क्यों, इक्वेटर में आपका क्या होता था, गर्मी ज्यादा होती थी, उसकी वजह से बारिश ज्यादा होती थी, कंटिन्यूअस रेनफॉल होती थी। ठीक है, 4 PM वाला रेनफॉल का फिनोमिना होता था, बताया था आपको, क्योंकि सूरज जो है हमेशा आपके ऊपर रहेगा, डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर रहता है, तो बहुत ज्यादा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है, बहुत ज्यादा उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा जिस जगह पे प्रेसिपिटेशन होगा और वो जगह गर्म भी होगी, इसका मतलब वो जगह क्या होगी, अगर किसी जगह बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है और वो जगह गर्म भी है, बहुत ज्यादा रेनफॉल तो ठंडी जगह भी हो सकती है ना, हो सकती है। अगर कोई जगह में बहुत ज्यादा रेनफॉल हो रही है और वो जगह बहुत ज्यादा गर्म भी है, तो वो जगह क्या बन जाती है, ह्यूमिड, है ना, मॉइस्ट बन जाती है वो जगह, बहुत ज्यादा उसमें मॉइस्चर होगा, हवा में बहुत ज्यादा नमी होगी। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अगस्त सितंबर वाला महीना होता है ना, बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हो जाता है, गर्मी नहीं होती, ड्राई गर्मी नहीं होती, है ना। अगस्त वगैरह में मानसून खत्म होने वाला होता है, हवा में मॉइस्चर होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है। ठीक है, होता है ना। ठीक है, तो इक्वेटोरियल जगह पे आपको समझ आ गया कि रेनफॉल बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर भी अच्छा है, तो आपको पता है कि यहाँ पे जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा नहीं है ना, इक्वेटोरियल जगह पे मैंने आपको क्या बताया था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि भाई थोड़ा सा इवेपोरेशन हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ, बारिश आया तो अपने आप टेम्परेचर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सा टेम्परेचर, बहुत ज्यादा रेनफॉल, इसकी वजह से यहाँ पे जो पेड़ उगते हैं उनकी स्पीशी की बहुत सारी वैरायटी होगी, डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशी के पेड़ यहाँ पर उगेंगे जो कि हमेशा क्या रहेंगे, ग्रीन रहेंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्रीज या फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ऐसे बोलते थे। अभी ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री होता है तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि उसमें से पत्ते नहीं गिरते हैं, ऐसा नहीं होता ना। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जो एवरग्रीन पेड़ होता है उसमें से पत्ते गिरते हैं गिरते हैं कि नहीं, तो कैसे वो अलग हो गया दूसरे वाले डेसिडियस से, हाँ है ना, मतलब वो बीच बीच में गिराते रहते हैं और मतलब कोई ऐसा एकदम पतझड़ वाली ऋतु आ गई और सारा मतलब पेड़ वो हो गया, वैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, कभी भी आप देखोगे तो आपको हरा दिखेगा, इसीलिए क्या बोलते हैं उसको, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, फिर हमने पूरे वर्ल्ड में जब ये फोटो देखी थी तो हमने क्या कहा था कि भाई ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपके कहाँ कहाँ आपको मिलते थे, कहाँ मिलते थे,
अफ्रीका, अफ्रीका में कौन सी जगह पे मिलते थे? कॉन्गो बेसिन, याद करो, याद आ रहा है? याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? अफ्रीका में कौन सी जगह होती थी? कॉन्गो बेसिन, ठीक है। कॉन्गो बेसिन में क्या होता था? बहुत ज्यादा बारिश होती थी क्योंकि इक्वेटर के ऊपर होता था, ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश होती थी, कॉन्गो बेसिन था और वहां पर रिवर भी थी, कॉन्गो रिवर, याद आ रहा है? तो वहां पे जो वेजिटेशन होगी वो क्या होगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो इक्वेटर और कहां पर जा रहा है? पहले मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, ठीक है, पहले आप समझो। वो नाम वाम तो आप देख सकते हो, उसमें क्या है, वो कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है। ये वाली एरिया है ना, ये वाला रीजन है ना, यहां पर क्या है आपका? कॉन्गो बेसिन, है ना, यही जगह, ये क्या है? कॉन्गो बेसिन, ठीक है। उसके साथ ये वाली जगह इक्वेटर है, ये इक्वेटर जा रहा है, तो ये वाली जगह कौन सी थी? अमेज़न बेसिन। जगह का नाम क्या था? जगह का नाम याद आ रहा है आपको? सेल्वास बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? सेल्वास, ठीक है। जगह का नाम था सेल्वास, सेल्वास रीजन है, ठीक है। और वहां पर आपका क्या था? अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ठीक है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या होता है आपका? अमेज़न रिवर है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में क्या है? अमेज़न रिवर। वैसी दूसरी जगह बारिश हो रही है तो वहां पर क्या है? कॉन्गो रिवर, है ना, कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो बेसिन है। उसके साथ आपको क्या दिख रहा है? इक्वेटर कहां की तरफ जा रहा है? कॉन्गो दिख गया, अफ्रीका दिख गया, साउथ अमेरिका दिख गया, और उसकी जगह ये क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया, है ना, ठीक है। तो यहां पर भी आपके क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। उसके साथ साथ आपको वो इंडिया का वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वगैरह वो भी दिख रहा है, दिख रहा है। तो यहां पर क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की कुछ स्पीशी के टाइप होते थे, याद करो, कोई एक आधी स्पीशी का नाम आपको याद आ रहा है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की पेड़ की स्पीशी कौन कौन सा? वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है क्या? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन नहीं है वो, है ना। जैसे आपको नॉर्मल याद करो, इंडोनेशिया में वो पाम ट्री होते थे, याद है? पाम ऑयल लाते हैं वहां से, पाम ट्री होते हैं, याद आया? ठीक है, ठीक है। तो क्या आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं अभी वापस से ज्योग्राफी की, ताकि हम वापस से ये सारी चीजें देखें तो आपको याद आए, ठीक है। फिर ये क्या था? ट्रॉपिकल रीजन आपको समझ आ गया, क्योंकि यहाँ पे प्लांट की बहुत सारी टाइप की स्पीशी होती है। तो ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट होता है उसकी क्या खास बात होती है? वहां पर अलग अलग डिफरेंट स्पीशी होती है, किसकी? प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, फ्लोरा की भी, फौना की भी। प्लांट्स की अलग अलग टाइप की स्पीशी होती हैं, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि आप किसी जगह को देखो और वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखे, क्या होता था? टॉल ट्रीज, है ना। सबसे पहले क्या होता है? आप किसी जगह चलेगा और आपने देखना है कि भाई ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, तो आपको क्या पता चलेगा कि भाई बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे लंबे पेड़ है, टॉल ट्रीज, ठीक है, विद लार्ज कैनोपी, है ना। कैनोपी बहुत ज्यादा है। कैनोपी क्या होती है? कवर करते हैं ना वो, आप जो है आपने देखा होगा, क्या छाता, छाता मान लो, है ना, छाता जो कवर करता है ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं? कैनोपी, है ना। तो जितना बड़ा पेड़ होगा उतना ज्यादा ऊपर से उसकी कैनोपी भी होगी, ठीक है। फिर एक और चीज होती थी जिसको हम क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स। क्या बोलते थे? एपीफाइट्स। एपीफाइट्स क्या होते थे? जो पेड़ों के ऊपर वो क्या करते हैं? क्या करते हैं पेड़ों के ऊपर एपीफाइट्स? बेल होती है ना, बेल मान लो, है ना, बेल। एपीफाइट्स क्या होते हैं? कोई बेल, है ना, जिसको कोई चाहिए, सहारा चाहिए ऊपर जाने के लिए, है ना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? एपीफाइट्स, ठीक है। अब इतना बढ़िया आपका जंगल है, काफी डेंसली पॉपुलेटेड है, तो और आपको फ्लोरा पता चल गया कि यहाँ पे ये फ्लोरा है, तो फौना कैसा होगा? आपको बताया था, अगर ऐसी कोई जगह है जो कि बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है ना, प्लांट इतने पास पास है एक दूसरे से, और क्या है? हार्डवुड के ट्री है ना, लकड़ी क्या होगी? बहुत ज्यादा सख्त होगी, लकड़ी क्या होगी? बहुत ज्यादा सख्त, हार्डवुड ट्री होंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से कोई बड़े भारी भरकम जो एनिमल होंगे वो वहां पर आपको नहीं मिलेंगे, है ना। तो वहां का जो एनिमल के स्पीशी होंगे, ठीक है, वहां पर आपको वो बड़ा कोई जो है हाथी या फिर जिराफ, ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी, ठीक है, ठीक है ना। जैसी वेजिटेशन उसी हिसाब से वहां पर आपको एनिमल के स्पीशी भी मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे? सांप मिलता है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आपको क्या मिलते हैं? सांप, फिर रोडेंट, फिर ऐसी कोई स्पीशी मिलेंगी, छोटे छोटे इंसेक्ट और बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए ट्रॉपिकल जगहें जो होती है वहां पर बीमारी ज्यादा होती है ना, ह्यूमिड है और बहुत सारे डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट है, स्पीशी, जल्दी जो है बीमारी जो है वो फैल जाती है ना। याद आ गया? याद आया? आ रहा है याद ज्योग्राफी का? ठीक है, तो ये बेसिक चीज इसमें आपको बता रहे हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में।
फिर इधर से आप ऊपर जाओगे तो अलग अलग आपको टाइप बताएगा। फिर आपको याद आ रहा है सवाना कैसा होता था, याद आ गया? सवाना क्या था आपका? सवाना क्या था आपका? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। सवाना क्या था आपका? ट्रॉपिकल ग्रास लैंड, ट्रॉपिकल ग्रास लैंड। और आपको वो दिखाया था कि नेट जियो वगैरह में जो आप फोटो देखते हो वो क्या होती है? सवाना की होती है, ठीक है। जहां पर आपको शेर दिखता है, जहां पर आपको जिराफ दिखता है, जिब्रा दिखता है, वो सारी जगह कौन सी हैं? सवाना, ठीक है। टॉल ग्रास, शॉर्ट ट्रीज, क्या बन गया आपका? सवाना वाला एरिया, ठीक है, सवाना वाला इकोसिस्टम। तो हम क्या बोलेंगे भाई? ये सवाना इकोसिस्टम है एक टाइप से, ठीक है। और सवाना इकोसिस्टम को हम और क्या बोलते थे? नाम याद करो भाई। बिग गेम कंट्री, कुछ ऐसे करके उसको बोलते थे, याद आया? बिग गेम कंट्री बोलते थे, बिग गेम कंट्री बोलते थे। क्यों बोलते थे? हंटिंग वगैरह की जाती थी अंग्रेजों के द्वारा, तो वो सब कुछ हम उसको बोलते थे बिग गेम कंट्री, ठीक है। बन गई बात? फिर आपने देखा भी सवाना से हम ऊपर की तरफ जाते थे तो हमें दिखता था यार डेजर्ट टाइप की कोई वेजिटेशन है ना? डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन होती थी। अब डेजर्ट में आपको पता है क्या होता है? थॉर्नी वेजिटेशन होती है। थॉर्नी वेजिटेशन में छोटे छोटे श्रब होते हैं, ठीक है, कोई ट्री होता नहीं है, ठीक है। और क्या होते हैं? जीरोफाइटिक प्लांट्स, है ना, जो कि क्या करते हैं अपने प्लांट के लीव्स में क्या करते हैं? वो कुछ तो पानी स्टोर करके रखते हैं, ऊपर से वैक्सी वो होता है, ठीक है, ताकि प्लांट में से पानी का लॉस ना हो, ठीक है। यही सब होता है। कांटेदार होते हैं, थॉर्नी होते हैं, ठीक है। अब जहां पर ऐसे थॉर्नी होगा, आगे पीछे सैंड होगी, डेजर्ट वाला एरिया होगा, वहां पर आपको कोई खासा एनिमल वगैरह मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको जैसे जो है इस जगह पे जैसे ऊंट है ना, जो कि अब अडेप्ट कर सकता है उस जगह पे, ठीक है, जैसे कैमल हो गया, ठीक है। या फिर डेजर्ट वाली जगह पे आपको और कौन सा पेड़ मिलता है? जैसे डेट्स मिल जाते हैं, मिलते हैं, खजूर वगैरह मिल जाते हैं। आप सऊदी वगैरह से खजूर इंपोर्ट करते हो तो वहां पे तो डेजर्ट टाइप के कंडीशन है, ठीक है। याद आ रहा है? ठीक है। डेट ट्री वो तो लंबा सा होता है ना, ठीक है। तो वो आपको दिख गया कि भाई डेजर्ट वाले कंडीशन में ये सारी चीजें हो सकती हैं। एनिमल की आप स्पीशीज देखेंगे तो कुछ इतना बड़ा आपको जैसे सांप वगैरह बहुत होते हैं ना डेजर्ट में। आपने देखा होगा नेट जियो में वो रेटल स्नेक होता था एक, देखा है? ऑस्ट्रेलिया में वो ले जाता है एक बंदा, तो बोलता है हम इस डेजर्ट में पहुंच गए, तो वहां पे रेटल स्नेक दिखाते थे, ठीक है। स्नेक वगैरह की स्पीशी आपको कोई बड़ी वहां पे डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, जितनी डाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलती थी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। फिर धीरे धीरे करके आप ऊपर चलोगे तो आपको क्या दिखेगा? टेम्परेट रीजन। क्या दिखता है? टेम्परेट रीजन। और वहां पे आपकी शुरुआत होती है टेम्परेट ग्रासलैंड्स की, ठीक है। टेम्परेट ग्रासलैंड के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के नाम होते थे, ठीक है। उसी चीज को हम एशिया में क्या बोलते थे? टेम्परेट ग्रासलैंड जो आपके यूरोप और एशिया के बीच के रीजन के होते हैं उसको क्या बोलते थे? स्टेपे रीजन, है ना? क्या बोलते थे? स्टेपे रीजन, ठीक है। अब वही टेम्परेट ग्रासलैंड आपके यूएस में होते थे तो क्या कहते थे? टेम्परेट ग्रासलैंड जब आपके यूएस में पहुंच जाते थे तो क्या कहते थे? प्रेरीज, है ना? क्या कहते थे? प्रेरीज। अब वही टेम्परेट ग्रासलैंड आपके साउथ अमेरिका में पहुंच जाते थे तो क्या कहते थे? पंपा, है ना? क्या कहते थे? पंपास, ठीक है। फिर वही जो है आपके इधर पहुंच जाते थे। ये देखो दिख रहा है आपको? ये बना है, ये बना है, ये ये सब क्या है आपका? टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है। तो वही जो आपके साउथ अफ्रीका में जब आप पहुंच गए तो वो उसको क्या बोलते हैं? टेम्परेट ग्रासलैंड को फेल्ट बोलते थे, फेल्ट। स्पेल्ट एज फेल्ट, है ना, ठीक है। और उसको बोलते थे डाउन, किसमें? ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो क्या होता था? टेम्परेट ग्रासलैंड। टेम्परेट ग्रासलैंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से कैसे अलग होती थी? क्योंकि भाई टेम्परेट ग्रासलैंड में क्या बताया था आपको मैंने ज्योग्राफी में? अभी सिर्फ रिवीजन हो रही है, एक एक करके हम कल देखेंगे। अभी क्योंकि टाइम कम था तो मैंने सोचा पहले इस क्लास में आपको एक बार रिवाइज करवा दूं ताकि कल की क्लास में इसको शुरू करें। जो आपके टेम्परेट ग्रासलैंड थे वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से कैसे अलग थे? न्यूट्रिशियस ग्रास, है ना। सबसे पहली चीज क्या थी? जो आपकी टेम्परेट ग्रासलैंड होते हैं वो क्या होते हैं? उसमें न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, ठीक है। दूर दूर तक आप देखोगे तो बढ़िया, आप अंग्रेजी मूवी देखोगे तो बड़े बड़े गोल्फ कोर्स जो होते हैं जो उनके होते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे बनाने पड़ते हैं खुद से, उनके बने बनाए, क्योंकि घास इतनी अच्छी होती है, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ होती नहीं है, ठीक है। पेड़ दूर दूर होते हैं, ठीक है, एकदम हरा हरा आपको दिखेगा, ठीक है। तो वो घास जो होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? न्यूट्रिशियस घास होती है, ग्रीन कलर की होती है। तो आपको दूर से दिखेगा क्या है? टेम्परेट ग्रास लैंड। जैसे आप यहां से पहुंचो कहां पर?
आप श्रीनगर में पहुंच जाओ, उसके आगे पीछे आप कश्मीर में और कोई जगहें देखोगे तो वहां पे आपको ग्रासलैंड दिखेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, दिखता है। पहलगाम में आप आगे पीछे चले जाओ तो वो एक टाइप का क्या है आपका टेम्परेट ग्रासलैंड, ठीक है, ठीक है। फिर इधर भदरवा, यूसमर्ग, ये वो आप कहीं पर भी जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, वो टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड, ठीक है। पेड़ दूर दूर होते हैं गर्मी के महीने में, है ना, गर्मी में, सर्दी में नहीं, ठीक है। फिर हमने टेम्परेट ग्रासलैंड देख लिया, फिर स्टेपे रीजन देख लिया। फिर हमने देखा था कि भाई जो ये जगह होती है यहाँ पर क्या होता है, वीट उगाई जाती है ना, वीट एक मेजर जो क्रॉप होती थी वो उगाई जाती थी। ये नॉर्मल सी चीजें हमने पढ़ी थी, ठीक है। इससे हम ऊपर गए थे तो क्या देखा था, टेम्परेट रीजन के ऊपर कौन सा रीजन आता था, टेम्परेट रीजन के ऊपर कौन सा, टाइगर रीजन आता था, और टाइगर के ऊपर क्या आता था, टुंड्रा रीजन आता था, ठीक है। तो सबसे ऊपर जो आर्टिक रीजन को टच कर रहा था उस रीजन को क्या बोलते थे, टुंड्रा रीजन। उसके नीचे जो रीजन आता था उसको क्या बोलते थे, टाइगर रीजन। अभी टाइगर रीजन को ही कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था एक और चीज बोलते थे, क्या, बोरियल रीजन। वहां पर क्या होते थे, बोरियल फॉरेस्ट, है ना, क्या होते थे वहां पे, बोरियल फॉरेस्ट। अब इस जगह पे आपको जो सबसे ऊपर ये वाला रीजन दिख रहा है इसी को हमने क्या बोला है, टुंड्रा, है ना, इसी को क्या बोला, टुंड्रा। ये वाली जो जगह मिल गई इसको क्या बोला हमने, टाइगर रीजन, ठीक है। टुंड्रा रीजन और टाइगर रीजन। अभी टुंड्रा रीजन क्योंकि आपका आर्टिक के साथ जुड़ा हुआ है तो वहां पर आप देखें क्या ही फ्लोरा फोना होगा, ठीक है। वहां पर सब तो क्या होगा, आइस वगैरह होगी, ठीक है, वहां पर क्या होगी, आइस। तो उस हिसाब से आपको कोई फ्लोरा और फोना उतना ज्यादा दिखेगा नहीं। कुछ एनिमल दिख जाएंगे जैसे क्या, पोलर बियर वगैरह दिख जाएगा, ठीक है। फिर वहां पे एनिमल जो होंगे उनका क्या होगा, ऊपर फर होती होगी, ठीक है, फर होती होगी। और क्या, एक और चीज होती है क्या, उनकी टेल छोटी होती है और कान भी छोटे होते हैं, ठीक है। क्या होता है, टेल छोटी होती है और कान भी छोटे होते हैं, टू मिनिमाइज हीट लॉस, ठीक है। क्या, किसके लिए, टू मिनिमाइज हीट लॉस को कम करने के लिए उनके कान भी छोटे होंगे और पूंछ भी छोटी होगी, ठीक है। फोटो देखेंगे हम कल कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। फिर टुंड्रा रीजन से आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होता था, फिर एक चीज होती थी जिसको मैंने आपको बताया था, परमाफ्रॉस्ट, याद आ रहा है, ज्योग्राफी में मैंने आपको एक टर्म पढ़ाई थी, परमाफ्रॉस्ट, याद आ रहा है, क्या होता था, परमाफ्रॉस्ट आपको याद आता है क्या था, बर्फ की वजह से जो आपकी जो नीचे की जमीन थी, ठीक है, जमीन के ऊपर की जो टॉप सॉइल होती थी वो क्या करती थी, जम जाती थी, है ना, क्या करती थी, जम जाती थी, ठीक है। तो एक परमाफ्रॉस्ट जो थी वो वहां पे डेवलप होता था, कल्टीवेशन नहीं कर पाते थे, है ना। जब फिर वो पिघलेगी तो जो जगह होती है, जब जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ तो अब ऊपर की जमीन के ऊपर की जो बर्फ होती थी वो पिघलेगी तो बहुत क्या बन जाएगा, कीचड़ जैसा एरिया बन जाएगा, ठीक है, याद आ रहा है। फिर उससे नीचे आए तो कौन सा रीजन था, टाइगर रीजन। और टाइगर रीजन टुंड्रा से थोड़ा क्या होगा, कम ठंडा होगा, ठीक है, और टेम्परेट से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ठंडा होगा, ऐसे ही होगा। नीचे क्या है टाइगर रीजन के, टेम्परेट रीजन, ऐसे ही है, ये टुंड्रा ये टाइगर, इसके नीचे क्या है, टेम्परेट, ठीक है। तो सबसे ऊपर क्या है, टुंड्रा, उसके नीचे टाइगर, सबसे नीचे टेम्परेट। तो टाइगर क्या है, टेम्परेट रीजन और टुंड्रा रीजन के बीच का एरिया। अब टाइगर रीजन में आपको क्या दिखेगा भाई, वेजिटेशन धीरे धीरे करके कम होने लगेगी, ठीक है। वेजिटेशन में आपको क्या दिखेगा भाई, पेड़ जो होंगे वो क्या होंगे, कॉनिफेरस ट्रीज होंगे, क्या होंगे, कॉनिफेरस ट्रीज। नाम जैसे ओक, ठीक है, पाइन, बर्च, चीड़ का पेड़, ये सारे क्या होते हैं आपके, कॉनिफेरस ट्रीज, ऐसे करके जो होते हैं कोन शेप में, है ना, ये क्या है, कॉनिफेरस ट्रीज, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ टाइप होगी इसकी। फिर इसमें क्या करेंगे, टुंड्रा से नीचे की तरफ आओगे तो टाइगर में आपको कुछ अब क्योंकि ट्री है, कुछ वेजिटेशन है, तो क्या होगा, कुछ एनिमल के भी आपको टाइप दिखेंगे, ठीक है, कुछ एनिमल के भी आपको टाइप दिखेंगे। अब क्योंकि टाइगर रीजन को ही क्या बोल रहे हैं, बोरियल फॉरेस्ट, इसका मतलब क्या, इस जगह पे बारिश होती है ना। ऊपर वाला जो रीजन था वो क्या था, इतना ज्यादा ठंडा था कि वहां पे वेजिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं थी ना टुंड्रा रीजन में, ठीक है। उससे हम जब नीचे टाइगर रीजन में आ रहे हैं और उसी चीज को हम बोल रहे हैं बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है। इसका मतलब वहां पर क्या होती है, बारिश होती है, बारिश होती है, इसलिए वहां पर क्या है, ये कॉनिफेरस ट्रीज है, ठीक है। अब वहां पे बारिश होती है तो कौन से टाइप की बारिश होती थी, टेम्परेट रेनफॉल, है ना। कौन सी टाइप की बारिश होती थी, टेम्परेट रेनफॉल, सर्दी के समय बारिश होती है, ठीक है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है, याद आ रहा है। अभी टेम्परेट रेनफॉल अगर होगी इसका मतलब इस जगह पे बारिश तो होती है लेकिन टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा कम। अगर आप बोर हो रहे हैं फिर भी आप साथ में बने रहें क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिस जगह पे बारिश ज्यादा हो रही है और टेम्परेचर कम है उस जगह पे भी क्या होगा, लीचिंग।
जैसे आप याद करो जब आपको सॉइल्स ऑफ इंडिया पढ़ाया था उसमें कहा था एक किसी जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी है और क्या है, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, वहां पर लीचिंग होती थी। क्या चीज बोलते थे हम, कौन सी सॉइल बनती थी वहां पर, सॉइल कौन सी बनती थी, लेटराइटिक सॉइल बनती थी, याद आ रहा है। जिस जगह पे बहुत बारिश होती थी और बहुत ज्यादा गर्मी थी उस जगह पे क्या होता था, लेटराइटिक सॉइल बनती थी, लीचिंग हो जाती थी, याद आ रहा है। लीचिंग आपको समझ आ रहा है ना, क्या होता था, न्यूट्रिएंट क्या होते थे, लीच हो जाते थे, नीचे की तरफ चले जाते थे, ठीक है, ऊपर वाले न्यूट्रिएंट जो है रन ऑफ हो जाता था, ठीक है। अब जिस जगह बारिश ज्यादा होती थी और जगह गर्म थी वहां पे क्या होता था, लीचिंग, लेकिन गर्म जगह पे। अब जिस जगह पे बारिश ज्यादा है लेकिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, वहां पर जो लीचिंग होता था वहां पर एक सॉइल बनती थी जिसका नाम क्या होता था, पोर्टजोलिक सॉइल। याद करो, आपको टाइप्स ऑफ सॉइल में कराया था, ठीक है। टाइप्स ऑफ सॉइल में मैंने आपको बताया था पोर्टजोलिक सॉइल, लीचिंग, लेटराइटिक सॉइल का किसी ठंडे एरिया में अगर लीचिंग हो जाए तो क्या बन जाती है, पोर्टजोलिक सॉइल। अब वही पोर्टजोलिक सॉइल आपको कहां दिखती है, बोरियल फॉरेस्ट में। क्यों, टुंड्रा से आप नीचे आ गए, बारिश खूब हो रही है लेकिन टेम्परेचर क्या है, कम। ये सारे पेड़ आपको दिख रहे हैं लेकिन सॉइल कौन सी है, पोर्टजोलिक सॉइल। बात समझ आई। अब यहाँ पे आपको जो कुछ एनिमल वगैरह मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, जैसे अपना स्नो लेपर्ड होता है, ठीक है, कुछ ग्रिजली बियर है ना, ब्राउन बियर, वही छोटे छोटे चीज आपको मिलेगी जिसका फर जो है, जैसे रैबिट होगा तो यहाँ का जो रैबिट होगा उसका फर जो होगा काफी ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। अगर यहाँ चूहा होगा उसका भी फर बहुत ज्यादा मोटा होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जब आप जो है टाइगा वाला रीजन पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बेसिक सी चीज बताई धीरे धीरे करके, और इसके बाद ये चीज देखने के बाद हमने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया वो भी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है, ठीक है। तो पहले मैं सोच रहा था कि ये दोनों चैप्टर आपको मैं होमवर्क दे दूं कि आप जो है घर में खुद पढ़ लेना और मैं आगे चला जाऊंगा, ठीक है। पर फिर भी हम कल की क्लासेस में लगाएंगे और मैं चाहूंगा कि कल हम ये सारा खत्म कर दें, ठीक है। ये पूरा वर्ल्ड के जितने भी अलग अलग फॉरेस्ट हैं और टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, ठीक है। आप याद करो जब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हमने इंडिया में पढ़े थे तो हमने सबके नाम देखे थे, याद आ रहा है आपको। ट्रॉपिकल वेट देखा था, ठीक है, फिर ट्रॉपिकल ड्राई देखे थे, ठीक है। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन अलग से देखे थे, ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन अलग से देखे थे, फिर डेसिडस फॉरेस्ट देखे थे, ठीक है, उसमें भी ड्राई अलग थे, मॉइस्ट वाले अलग थे, ठीक है। फिर एल्पाइन वेजिटेशन देखी थी, कुछ सब एल्पाइन वेजिटेशन देखी थी, याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सब करवाया हुआ है। कौन सी शिवालिक पे उगती है, कितनी हाइट पे होती है, सब करवाया। फिर भी हम क्या करेंगे, कल एक बारी उसको यहाँ पर खोलेंगे, एक एक करके हम उसको रिवाइज करेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ गई, यहाँ तक समझ आ गया, बेसिक आइडिया लग गया। कल हम आएंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप हो सके तो अपना ज्योग्राफी के जो नोट्स हैं उसको साथ में रखें, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा 3-4 क्लास लगा के आपको पूरे टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड के और पूरे इंडिया के वो सारी चीज़ें बढ़ाई हैं, ठीक है, पढ़ाई हैं, याद आ रहा है। तो इसीलिए जो है वो जल्दी से वो वाला टॉपिक हमारा खत्म हो जाए, उसके लिए आप अपने ज्योग्राफी के नोट्स अपने साथ रखें कल, ठीक है। और कोई चीज़, कोई डाउट आपको, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, अभी कुछ है ही नहीं समझने वाला, अभी तो ऐसी कोई चीज़ शुरू ही नहीं हुई, मैं तो अभी इसको इन्वायरमेंट मान ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो कोई ऐसा टॉपिक ही नहीं आया, ठीक है। अभी कुछ अच्छा, कुछ पॉल्यूटेंट या फिर कुछ ऐसा ग्रीन हाउस गैस टाइप कुछ ऐसा हो, कुछ आएगा गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो लास्ट वाले चैप्टर्स होते हैं, फिर तो हम मानेंगे कि इन्वायरमेंट है। ये तो अभी तो है ऐसे ही हल्के हल्के टॉपिक है, इसको आप देखते रहें, ठीक है। तो हम कल मिलते हैं, हम यहाँ से आगे की तरफ चलेंगे, चलिए, ओके।